गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और नर जनन तंत्र के बाद हमने जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझा था। क्लियर। आज हम जो है मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, कि मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आज अपन वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं अंडाशय, यानी ओवरी, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो होता है फैलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं अपन? ओविडक्ट भी कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है गर्भाशय, जिसको अपन बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम होता है आपके वॉम। क्लियर। तीसरा पार्ट है, सॉरी, चौथा पार्ट है गर्भाशय ग्रीवा, जिसको अपन ने बोला है सर्विक्स। पांचवा पार्ट है योनि, यानी वेजाइना, ठीक है। छठा पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसका दूसरा नाम है वल्वा, ठीक है। और फिर अपन पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड, यानी सहायक जनन ग्रंथियां। एसेसरी ग्लैंड, सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र के भाग है। पहला भाग क्या है? अंडाशय यानी ओवरी। दूसरा है अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है गर्भाशय। चौथा है गर्भाशय ग्रीवा। पांचवा है योनि। फिर है बाह्य जननेंद्रिय और अंग, और फिर सातवां जो है वो होता है सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। अब अपन एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले अपन मादा जनन तंत्र का एक डायग्राम बना लेते हैं कि मादा जनन तंत्र कैसा होता है और उनको कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं अपन मादा जनन तंत्र का।
ठीक है, तो ये है मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब इसको अपन एक एक करके क्या पढ़ते हैं, लेबल करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन लेबलिंग कर रहे हैं वो है अंडाशय। तो देखो बच्चा, ये जो है वो क्या है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय को अपन बोलते हैं ओवेरी। क्लियर? अंडाशय का जो काम होता है वो क्या होता है कि अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण होगा। ठीक है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा। ये जो बन रहा है ये क्या है, अंडा यानी एग। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर oogenesis की प्रक्रिया होती है। oogenesis का मतलब हो गया कि अंडे का निर्माण, अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। ठीक है, अंडा जो है उदर गुहा से, अंडा कहां से जुड़ा होता है, उदर गुहा से जुड़ा होता है। किसके द्वारा, मीजोवेरियम के द्वारा। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये संरचना है मीजोवेरियम, मीजोवेरियम। और मीजोवेरियम का काम क्या होता है कि अंडाशय को उदर गुहा से जोड़े रखती है। यह अंडाशय को उदर गुहा से जोड़ती है। ठीक है, ये क्या करती है, अंडाशय को उदर गुहा से जोड़ती है। क्लियर? अब यहां पर क्या है, यहां पर एग बना। ठीक है, और ये एग जो है ये कहां चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। ये एग यहां पर आ गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला है, अंडोत्सर्ग। इस प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला है, अंडोत्सर्ग, जिसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे जिसको अपन, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अंडाशय से अंडे का उदर गुहा में आना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। अंडाशय से अंडे का उदर गुहा में आना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अंडा कहां आ गया है, उदर गुहा के अंदर आ गया है। अब जो है अंडा, ठीक है, कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है, कहां पर, अंडवाहिनी के अंदर। ठीक है, कहां जाएगा, अंडवाहिनी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक छिद्र होता है। क्या होता है, यहां पर एक छिद्र उपस्थित होता है। उस छिद्र को अपन बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलेंगे इस छिद्र को अपन, ऑस्टियम। ठीक है, और ये जो फिंगर जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलेंगे अपन, फिम्ब्री। ये फिम्ब्री का काम क्या होता है, ये अंडे को क्या करता है, पिक करता है। कहां से, उदर गुहा से। ठीक है, ये अंडे को क्या करता है, पिक करता है। कहां से, उदर गुहा से। ठीक है, वापस से देखो इसको कि अंडाशय में क्या उपस्थित होता है, अंडा। ठीक है, अंडा कहां चला गया, अंडा उदर गुहा के अंदर चला गया। इस प्रक्रिया को क्या बोला, अंडोत्सर्ग। अब ये जो अंडा है ये कहां आएगा, अंडवाहिनी में। किस छिद्र के द्वारा, ऑस्टियम के द्वारा। अंडा को पिक करने का काम किसने किया, फिम्ब्री ने। ठीक है, फिर ये जो कीप नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कीप नुमा संरचना। ठीक है, दिस वन, इस कीप नुमा संरचना को अपन बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। ठीक है, ये कीप जैसी संरचना क्या कहलाएगी, इनफंडीबुलम। और ये जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग कहलाता है एम्पूला। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, एम्पूला, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन का स्थान कहा जाता है एम्पूला को, निषेचन का स्थान क्या है, एम्पूला। अगर आपसे पूछा जाए कि निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है तो आप बताएंगे एम्पूला में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये जो एग बना, ये एग कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, शुक्राणु। ठीक है, और शुक्राणु उसको आगे क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। ठीक है, तो एम्पूला जो है वो निषेचन का स्थान होता है। क्लियर? और ये जो इसका भाग है इसको अपन बोलेंगे इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिम्ब्री, इन चारों को मिलाकर अपन बोलते हैं अंडवाहिनी।
ठीक है, इन चारों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर अपन इसको बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो आपसे पूछा जाए कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप बताओगे निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये स्पर्म, इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो ये जो निषेचित अंडा है ये कहाँ पर आके जुड़ेगा, गर्भाशय में आके जुड़ेगा। तो ये वाली जो संरचना है इसको बोलेंगे अपन यूट्रस, यानी गर्भाशय। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये यूट्रस। यूट्रस का मतलब हो गया गर्भाशय। यहां तक समझ में आया? ठीक है। ये जो संरचना है इसको बोलेंगे अपन गर्भाशय ग्रीवा। कौन सी संरचना होती है ये? गर्भाशय ग्रीवा। क्लियर? अब गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा के बीच में एक छिद्र है। ठीक है, इस छिद्र को अपन बोलते हैं आंतरिक छिद्र। आंतरिक छिद्र, जिसको अपन बोल देते हैं इंटरनल ओएस। ओएस का मतलब हो गया ओरिफिस। ठीक है, इंटरनल ओएस। ठीक है, ओएस का मतलब यहां पर क्या है, ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, तो दो छिद्र पाए जाते हैं। पहला छिद्र कहां कहां के बीच होगा? गर्भाशय के बीच और गर्भाशय ग्रीवा के बीच। ठीक है, ये वाली जो संरचना है इसको बोलेंगे अपन योनि, यानी वेजाइना। ठीक है, और गर्भाशय ग्रीवा और वेजाइना के बीच में भी एक छिद्र होता है जिसको अपन बोलते हैं बाह्य छिद्र, यानी एक्सटर्नल ओरिफिस, या एक्सटर्नल ओएस भी बोल सकते हो आप इसको। इट्स दैट क्लियर? तो दो छिद्र यहां पर उपस्थित होते हैं। पहला छिद्र तो कहां पर होगा? गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा के बीच। ठीक है, जिसको अपन ने क्या बोला है, इंटरनल ओरिफिस। ठीक है, दूसरा छिद्र कहां पर होगा? गर्भाशय ग्रीवा और योनि के बीच। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बाह्य छिद्र, यानी एक्सटर्नल ओरिफिस। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब अपन बात करते हैं गर्भाशय की परत की। गर्भाशय कितनी परत द्वारा घिरा होता है? तो गर्भाशय 3 परतों द्वारा घिरा हुआ होता है। कितनी परतों द्वारा घिरा होता है? 3 परतों द्वारा। ठीक है, तो जो सबसे बाह्य परत आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या है? सबसे बाहरी परत, ये वाली सबसे बाहरी परत। ये सबसे बाहरी परत कहलाती है पेरीमिट्रियम। क्या कहलाएगी? पेरीमिट्रियम। ठीक है, बीच वाली जो ये परत है, ये वाली जो देखो, ये वाली संरचना, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे मायोमिट्रियम। ये कौन सी संरचना है? मायोमिट्रियम। ठीक है, और ये जो सबसे आंतरिक वाली संरचना है ये वाली। ठीक है, ये तो हो गया योनि, गर्भाशय ग्रीवा और आंतरिक छिद्र। ठीक है, और ये वाली जो संरचना है इसको बोलेंगे अपन एंडोमेट्रियम। समझ में आ गया? तो गर्भाशय कितनी परत द्वारा आवृत होता है? गर्भाशय 3 परतों द्वारा आवृत होता है। पहली परत का नाम क्या है? पेरीमिट्रियम। पेरीमिट्रियम जो है वो आउटर लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? आउटर लेयर, यानी सबसे बाहरी परत। ठीक है, मायोमिट्रियम की बात करें तो ये कौन सी परत है? ये है मिडिल लेयर, यानी मध्य परत। ठीक है, एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये कौन सी परत है? इनर लेयर, यानी आंतरिक परत। ठीक है, तो देखो ये मायो का मतलब होता है मसल्स। मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स। ठीक है, तो मायोमेट्रियम कैसी होगी? मस्क्यूलर इन नेचर। मायोमेट्रियम कैसी होगी? मिडिल लेयर होगी और कैसी होगी? मस्क्यूलर, यानी पेशीय।
कैसी है ये? पेशीय है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है आपको मायोमेट्रियम है। मायो का मतलब क्या हो गया? पेशीय। ठीक है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम होती है ग्रंथिल, जिसको अपन बोलते हैं ग्लैंडुलर। ठीक है। तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम आउटर लेयर। दूसरी परत है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होती है मिडिल लेयर। मायो का मतलब होता है मसल्स। ठीक है। तो ये कैसी होती है? मस्कुलर इन नेचर, पेशीय होती है। ठीक है। और एंडोमेट्रियम, मेट्रियम का मतलब हो गया गर्भाशय, मेट्रियम को गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है ना। तो एंडो मतलब अंदर, तो अंदर वाली गर्भाशय परत क्या कहलाएगी? एंडोमेट्रियम कहलाएगी। और एक ऐसी होगी ग्रंथिल होगी। ठीक है ना। तो ये 3 परतें होती है गर्भाशय के अंदर। यहां तक समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बनाओ फटाफट से, फिर आगे बताते हैं आपको। डन? बता दो उसको। ओके डन। ठीक है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं ओवरीज की। ठीक है। किसकी बात करेंगे? ओवरी की बात करेंगे ना। तो पहला अपन पढ़ लेते हैं ओवरीज, अंडाशय। ठीक है। तो ओवरी की अगर अपन बात करते हैं तो ओवरी कैसा स्ट्रक्चर होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सबसे पहली तो चीज ये कि ओवरी क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड का मतलब हो गया ओवरी कितने जोड़ी उपस्थित है? 1 जोड़ी। तो 1 जोड़ी ओवरी उपस्थित होती है। ठीक है। फिर बात करें अपन कि ओवरी क्या है, तो ओवरी है प्राथमिक जनन अंग। ये क्या होती है? प्राथमिक जनन अंग। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जो होती है वो हिट्रोक्लाइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। हिट्रोक्लाइन ग्लैंड का मतलब हो गया कि सबसे पहले शेप की बात कर लेते हैं ना। शेप हो गई इसकी ओवल शेप्ड, अंडाकार। ठीक है। और ये किसकी भांति कार्य करती है? हिट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था टेस्टिस में कि टेस्टिस भी किसकी तरह कार्य करता है? हिट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। ठीक है। अगर वो हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एंडोक्राइन है, अगर वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक्सोक्राइन है। सेम यहां पर होगा, हिट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। 2 तरीके से ये वर्क करेगा। सबसे पहला एंडोक्राइन की तरह यानी अंतःस्रावी। ठीक है। और दूसरा एक्सोक्राइन की तरह, जिसको अपन ने बोला है बहिस्रावी। ठीक है। अगर ये एंडोक्राइन की तरह वर्क करती है, कौन? अंडाशय, तो वो किसका निर्माण करेगी? हॉर्मोन्स का निर्माण करेगी। क्लियर? और अगर वो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है तो वो किसका निर्माण करेगी? वो निर्माण करेगी अंडे का, ओवम का। ठीक है। ओवा का, या फिर आप इसको बोल सकते हो एग का। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। तो ये 2 तरीके से काम करती है। एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करती है। एंडोक्राइन की तरह कार्य करेगी तो हार्मोन का स्त्रावन करेगी, एक्सोक्राइन की तरह कार्य करेगी तो ओवा का या एग का स्त्रावन करेगी। ठीक है। साइज की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। साइज क्या होती है इसकी? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है। फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो ये oogenesis का काम करते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें तो इसका कार्य क्या है?
oogenesis। oogenesis का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी अंड जनन बोलते हैं इसको। और अंड जनन का मतलब हो गया अंडे के निर्माण की क्रिया। अंडे के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। ठीक है, और इसका और काम क्या होता है? ये हार्मोन का स्त्रावण करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है। और कौन कौन से हार्मोन है, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं कि अंडाशय से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PERI। ठीक है, पेरी पेरी पेरी। ठीक है, तो इसका हार्मोन का स्त्रावण करती है कौन कौन से? PERI। P इंडिकेट्स फॉर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, E इंडिकेट्स फॉर एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। R इंडिकेट्स फॉर रिलैक्सिन हार्मोन, और I इंडिकेट्स फॉर इनहिबिन हार्मोन। तो ये चार हार्मोन का निष्कासन करेगी ओवेरी। ठीक है, कौन कौन से ओवेरी के पार्ट इसको बनाएंगे वो अपन आगे वाले चैप्टर्स, आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये चार हार्मोन का स्त्रावण करती है अंडाशय। P फॉर प्रोजेस्टेरोन, E फॉर एस्ट्रोजन, R फॉर रिलैक्सिन, ठीक है, और I फॉर क्या होता है? इनहिबिन। तो ये चार हार्मोन का निष्कासन करती है। अब इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है ये। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा। तो मेंटेन द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण एक मादा में क्या हो सकते हैं? आवाज का पतली होना, ब्रेस्ट का और हिप्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, शरीर पर जो है जननांग है वहाँ पे बालों का आना, ठीक है। तो ये सारे के मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ आना, तो ये सारे क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? ओवरी से सीक्रेट होता है। ओवरी के किस पार्ट से सीक्रेट होगा वो अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है? प्रसव के दौरान ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। ये प्रसव के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है हिप्स को जोड़ने वाली बीच वाली जो है स्ट्रक्चर है, ये जो हिप्स है, ठीक है, हिप्स को जोड़ने वाली जो बीच वाली स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ठीक है, ये होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? इसके कार्टिलेज को, इसकी उपास्थियों को शिथिल कर देता है ताकि प्रसव जो है वो इजीली हो सके। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन एफएसएच के स्तर को मेंटेन करता है, एफएसएच के स्तर को गिराता है ताकि oogenesis की प्रक्रिया पे कंट्रोल किया जा सके। इनहिबिट द एफएसएच हार्मोन। ठीक है, तो अंडाशय के चार हार्मोन है
अंडाशय एक जोड़ी होती है, प्राथमिक जनन अंग होता है, शेप इसकी अंडाकार होती है, ये हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है, यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करेगी। एंडोक्राइन की तरह वर्क करती है तो हार्मोन्स रिलीज करेगी, और एक्सोक्राइन की तरह वर्क करेगी तो अंडे बनाएगी। साइज इसकी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कार्य होता है इसका oogenesis यानी अंडे के निर्माण की प्रक्रिया। हार्मोन का स्त्रावन करती है, और कौन कौन से हार्मोन बनाती है? PERI, P4 प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी, E4 एस्ट्रोजन मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, R4 रिलैक्सिन रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग पार्टुरेशन यानी प्रसव, I4 इनिबिन, ठीक है, कंट्रोल द या मेंटेन या इनिबिट द FSH लेवल। इट्स दैट क्लियर? ओके, फिर अपन इसके हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, किसकी? अंडाशय की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हिस्टोलॉजी की अगर बात करें, देखो अंडाशय का अगर अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे, ठीक है। अंडाशय का जो नॉर्मल स्तर बनाते हैं वो इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो ये वाली जो संरचना है, ये वाली, ये बाहर जो निकल रही है, ये कहां से कहां जा रही है? ये उदर गुहा में जा रही है। इसको अपन ने नाम दिया था मीजोवेरियम। तो ये क्या है? मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं इसको? मीजोवेरियम, ठीक है। अब अंडाशय जो है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट होता है, ये बाहर वाला आउटर पार्ट, इस आउटर पार्ट को बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन ने बोला है मेडुला यानी मध्यांश, ठीक है। ये क्या है? मेडुला यानी मध्यांश। ओके, अब अंडाशय की जो बाहरी भित्ति है वो कहलाती है जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। अंडाशय की बाहरी भित्ति क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था टेस्टिस में, टेस्टिस को बाहर से घेरने वाली जो सबसे पहली परत है, टेस्टिस 3 परतों के द्वारा घिरा होता है, ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। 3 परतें होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी 2 परतें होती है अंडाशय में। जो सबसे बाहरी परत होती है वो कहलाती है जर्मिनल एपिथीलियम यानी जनन उपकला। अंडाशय की बाहरी परत क्या कहलाएगी? जनन उपकला कहलाती है, ठीक है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, यानी घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। ये किसकी बनेगी? घनाकार उपकला ऊतक का बना होता है, घनाकार उपकला ऊतक का बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो अंदर वाली परत होती है, ये वाली जो परत होती है, ठीक है, इस परत को अपन ने नाम दिया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो सेकंड लेयर है, यानी सबसे बाहर, मतलब भीतरी, दूसरी भीतरी परत है, सबसे अंदर की परत है, और ये सहारा और प्रोटेक्शन प्रदान करती है, यानी सुरक्षा और सहारा प्रदान करेगी, ठीक है। तो अंडाशय जो है वो 2 भित्तियों द्वारा घिरा हुआ होता है। सबसे बाहरी भित्ति कहलाती है जनन उपकला, जो घनाकार उपकला ऊतक की बनी हुई होती है, और एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो भीतरी सेकंड परत होती है और सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, और ये डैश फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, यानी सघन उपकला ऊतक की ये बनी होगी। समझ में आ गया? कॉर्टेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है इसका? ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला,
ठीक है। अंडाशय के कितने भाग होंगे? 2 भाग। अंडाशय 2 भित्तियों द्वारा घिरा होगा और 2 ही भाग होंगे। मध्य भाग तो क्या कहलाएगा? मध्यांश, और बाहरी भाग कहलाएगा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कौन सा होता है? आउटर पार्ट होता है, बाहरी भाग। ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या होता है? कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, यानी आप बोल सकते हो कि पुटकों के निर्माण की प्रक्रिया। यहां पर क्या होते हैं? अंडपुटक का निर्माण होगा, और अंडपुटक को अपन बोलते हैं फॉलिकल। कैसे होंगे, कब होंगे, अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, है ना। तो अंडपुटक का निर्माण होगा, साथ में यहां पर क्या बनेगा? अंडा, और यहां से क्या स्त्रावित होंगे? हार्मोन। ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है? अंडाशय का सबसे बाहरी भाग है, पहली बात तो। दूसरा, अंडपुटक का निर्माण होगा, यानी फॉलिकल का निर्माण होगा, और अंडे का और हार्मोन का निर्माण होगा। किसके अंदर? कॉर्टेक्स के अंदर। मेडुला की अगर अपन बात करते हैं तो मेडुला जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है। ठीक है। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं इनर पार्ट, है ना। ये कैसा है? इनर पार्ट है, और इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, यानी रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, और साथ में इनके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स यानी लसिका वाहिनियां भी उपस्थित होती है, और इनके अंदर तंत्रिकाएं भी उपस्थित होती है, यानी नर्व्स भी उपस्थित होती है। समझ में आ गया? तो अंडाशय के कितने भाग होते हैं? अंडाशय के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग वल्कुट कहलाता है, और आंतरिक भाग मध्यांश कहलाता है। वल्कुट के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होती है? तो वल्कुट के अंदर होता है अंडपुटक का निर्माण, अंडे का निर्माण, और हार्मोन का स्त्रावन करता है। मध्यांश की अगर अपन बात करें तो ये मध्य परत होती है, मध्य भाग, सॉरी, आंतरिक भाग होता है। इनके अंदर रक्त वाहिनियां होती है, यानी ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, यानी लसिका वाहिनियां होती है, और नर्व्स होती है, यानी तंत्रिकाएं होती है। अंडाशय 2 भित्तियों द्वारा घिरा होता है। सबसे बाहरी भित्ति कहलाती है जनन उपकला, और आंतरिक भित्ति कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंडाशय 4 हार्मोन का स्त्रावन करती है, PERI, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। इट्स डेट क्लियर? तो ये आपका पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओवेरी, उतारो इसको फटाफट से। ठीक है। अब इसका अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो हो गया ओवेरी, है ना। दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अब इसका दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। इसका दूसरा भाग क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। इसको अपन अंडवाहिनी भी कहते हैं। क्लियर? अब फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब भी कितनी है? 1 जोड़ी है। फैलोपियन ट्यूब भी कितनी है? 1 जोड़ी। और ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। सिलिएटेड यानी सीलिया युक्त खंभ ऊतक की बनी हुई होती है, स्तंभाकार ऊतक, सॉरी। ये सीलिया युक्त स्तंभाकार ऊतक की बनी होती है। ठीक है। क्या बनी होती है? सिलेटेड युक्त स्तंभाकार ऊतक की बनी हुई होती है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण भ्रूण की
मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन नलिका से होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? भ्रूण की मुलेरियन नलिका से होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो फैलोपियन जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के कैसी है? एक जोड़ी स्ट्रक्चर है, सीलिया युक्त स्तंभाकार उत्तक की बनी होती है। सीलिया युक्त क्यों होती है? क्योंकि अंडाशय से अंडा निकलकर कहाँ चला जाता है? अंडवाहिनी में चला जाता है, और अंडवाहिनी से उसको कहाँ जाना है? यूट्रस में जाना है, यानी गर्भाशय में जाना है। तो सीलिया क्या करते हैं? इसको वन डायरेक्शनल में मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसी होती है ना, ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है। तो अंडाशय से अंडा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, अंडा यहाँ आ गया, और ये क्या है? गर्भाशय। तो अंडे को कहाँ आना है? गर्भाशय तक आना है। तो गर्भाशय तक वन डायरेक्शन में मूव कौन करेगा? तो यहाँ पर लगे हुए होते हैं सीलिया। क्या लगे हुए होते हैं यहाँ पे? सीलिया, जो इस अंडे को कहाँ ले जाते हैं? गर्भाशय की तरफ मूव करवाते हैं, यानी वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये। इट्स दैट क्लियर? ओके, फिर अपन बात करते हैं इसके भाग की, इसके पार्ट्स की। तो इसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इसका पहला पार्ट क्या होगा? इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम की बात करें तो इनफंडिबुलम कैसा है? फनल शेप्ड है, कीप नुमा भाग होता है ये। क्या होता है? कीप नुमा भाग होता है। इनफंडिबुलम कैसा भाग होता है? कीप नुमा। अब इसका जो टर्मिनल एंड होता है, यानी इसका सबसे जो आधारी भाग होता है, वहां पर एक छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, इसके टर्मिनल एंड, यानी इसके टर्मिनल एंड लिख देता हूं मैं ना, उसका हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसके टर्मिनल एंड पर एक छिद्र उपस्थित होता है, एक छिद्र उपस्थित होता है, जिसे ऑस्टियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, और ऑस्टियम का काम क्या होगा? ठीक है, अंडा उदर गुहा से अंडवाहिनी में इसी छिद्र द्वारा प्रवेश करता है। अंडवाहिनी में इसी छिद्र द्वारा प्रवेश करता है, और इसके टर्मिनल एंड पर ही क्या पाए जाते हैं? अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसके टर्मिनल एंड पर ही अंगुली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, और ये फिम्ब्री क्या करता है? अंडाशय को क्या करता है? होल्ड करके, अंडे को होल्ड करके रखता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इनफंडिबुलम जो है कीपनुमा भाग होता है, और इसके टर्मिनल एंड पर दो चीजें पाई जाती है, एक तो छिद्र होता है और एक अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। छिद्र तो क्या कहलाता है? ऑस्टियम, और अंगुली समान प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? फिम्ब्री कहलाते हैं। ठीक है, और ऑस्टियम का क्या काम होता है? ऑस्टियम के द्वारा ही जो अंडा है वो उदर गुहा से कहाँ प्रवेश करेगा? अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा। इसका दूसरा भाग होता है एम्पुला। इसका दूसरा भाग क्या है? एम्पुला। ठीक है, और एम्पुला क्या है? मैंने आपको बताया था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन का स्थान। कहां पर है एम्पुला? यानी निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? एम्पुला में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये एम्पुला जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है,
लार्जेस्ट, और वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट का मतलब हो गया चौड़ा पार्ट, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब हो गया लंबा पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का स्थान, यानी निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है एम्पुला में संपन्न होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, और तीसरा पार्ट कौन सा है, स्थमस, ठीक है। तो स्थमस क्या करता है, स्थमस जो है एक मार्ग की भांति कार्य करता है। तो यह निषेचित अंडे को ग्रहण करता है तथा एक मार्ग की भांति कार्य करता है, यानी अंडा इसी मार्ग से होते हुए कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। इट्स दैट क्लियर। तो यहाँ पर तीन भाग, अपन ने दूसरा भाग पढ़ा है फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। एक जोड़ी है सीलिया युक्त स्तंभाकार ऊतक की बनी हुई होती है। इसका निर्माण भ्रूण की मुलेरियन डक्ट से होता है। इसके तीन भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इनफंडिबुलम की बात करें तो ये कीप नुमा भाग होता है, कीप जैसा होता है। इसके टर्मिनल एंड यानी इस जगह पे दो चीजें पाई जाती है। एक तो पाई जाती है यहाँ पे छिद्र होता है, इस जगह पे एक छिद्र होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है छिद्र, तो यहाँ छिद्र होता है, छिद्र को बोलते हैं ऑस्टियम। और ये पाया जाता है क्या, फिम्ब्री, जो क्या करता है, एग को होल्ड करता है। जैसे ये एग है, ठीक है, ये एग है, इसको होल्ड करेगा इस तरीके से, और इस छिद्र के द्वारा होते हुए अंडा कहाँ चला जाएगा, अंडवाहिनी के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से एम्पुला जो है लार्जेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये क्या करता है, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, एम्पुला में। यानी एम्पुला में ही जो अंडा है स्पर्म का वेट कर रहा होता है कि वो निषेचित करेगा मुझे। स्थमस निषेचित अंडे को ग्रहण करता है तथा मार्ग की भांति कार्य करता है। तो ये दो भाग हो गए हैं आपके मादा जनन तंत्र के। फटाफट से उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अपन तीसरा भाग पढ़ते हैं। यूटेरस, इसको अपन वॉम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्भाशय। यूटेरस यानी गर्भाशय। गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, यानी मादा के अंदर एक ही गर्भाशय पाया जाता है। तो ये कैसा है, सिंगल है, यानी एक पाया जाता है। संख्या में कितना है, एक। दूसरा, ये उल्टी नाशपति की जैसी संरचना होती है, ये या इसका आकार उल्टा नाशपति जैसा है, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है ये, क्लियर। तो इसका आकार कैसा होता है, उल्टा नाशपति जैसा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं इसकी परत की, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस, MEMBRANE, मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस यानी गर्भाशय की झिल्लियां। और सबसे पहली झिल्ली, सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, पेरीमिट्रियम कहलाती है। ये आपको करवा चुके हैं अभी अपन। तो सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाएगी, पेरीमिट्रियम। कौन सी झिल्ली है साहब, पेरीमिट्रियम है, ठीक है।
तो पेरिमेट्रियम क्या है, सबसे आउटर लेयर है और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। तो ये क्या है, आउटर लेयर है और ये किसका बना होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये मैंने आपको करवा दिया है 11th क्लास का, जब अपन ने एनिमल टिश्यू पढ़ा था उसके अंदर डिटेल में पढ़े थे कि व्हाट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और व्हाट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी क्लास में नेक्स्ट जो नोट्स हैं आपके 11th क्लास के उसके अंदर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूट्रस की सबसे बाहरी झिल्ली यानी गर्भाशय की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, पेरिमेट्रियम कहलाती है, यानी आउटर लेयर। ठीक है, दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, मायोमेट्रियम। दूसरी लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। ठीक है, और मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर है, मध्य परत है। ठीक है, और मैंने जैसे कि पहले बताया था मायो का मतलब होता है मसल्स, तो ये कैसी है, मस्क्यूलर है, यानी पेशीय होती है और इनके अंदर क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल्स होती है। ये कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो बच्चों के जन्म के समय क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है, स्मूथ मसल है जो बच्चों के जन्म में हेल्प करती है। ठीक है, और तीसरी परत और सबसे इंपॉर्टेंट परत एंडोमेट्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट परत कौन सी है, एंडोमेट्रियम। सबसे पहली चीज इसके बारे में, आंतरिक परत है, इनर लेयर। दूसरी चीज कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है यानी ग्रंथिल होती है। ठीक है, कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। और तीसरी चीज यहां पर, ठीक है, कि यहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। यहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के अंदर, यानी यहां पर क्या होता है, रोपण होता है। ठीक है, तो जो भ्रूण है, सॉरी जो जाइगोट है, वो क्लीवेज के बाद में जो अवस्था बनती है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कहां पर आके रोपित होता है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर रोपण होता है, जिसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, ताकि उस भ्रूण को पोषण मिल सके। यहां तक आ गया समझ में। तो गर्भाशय के 3 परतें पाई जाती है। पहली परत कौन सी है, पेरिमेट्रियम। दूसरी परत कौन सी है, मायोमेट्रियम। और तीसरी परत कौन सी है, एंडोमेट्रियम। जो भी एंडोमेट्रियम है इसके 2 भाग होते हैं। एंडोमेट्रियम के कितने भाग होंगे, 2 भाग। ठीक है, पहला भाग होता है स्ट्रेटम बैसिलस, पहला भाग कौन सा होगा, स्ट्रेटम बैसिलस, और दूसरा भाग होगा स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। और दूसरा भाग कौन सा होता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, तो स्ट्रेटम बैसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस 2 भाग होते हैं किसके, एंडोमेट्रियम के। ठीक है, तो जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है, अगर निषेचन नहीं होगा तो हर महीने क्या होगी, जो ये आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, ये टूटेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी फीमेल्स में। इसी को बोलते हैं अपन पीरियड्स आना या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एमसी साइकिल अपन इसको बोलते हैं। तो हर महीने जब निषेचन नहीं होता है, अंडा कहाँ चला गया है, अंडा चला गया है फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में किसका वेट कर रहा है, वो स्पर्म का वेट कर रहा है, और स्पर्म आया ही नहीं। ठीक है, तो जो तैयारियां की गई थी किसकी,
गर्भाशय प्रेगनेंसी की जो तैयारियां की गई थी कि स्पर्म आएगा, एग को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनेगा, फिर उसका इम्प्लांटेशन होगा, रोपण होगा, तो उसकी जो तैयारियां की गई थी वो तैयारियां क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली है वो झड़ जाती है। तो हर महीने जो झड़ने वाली जो झिल्ली है वो कौन सी है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है। तो ये क्या करती है कि हर महीने ब्रेक होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस निषेचन नहीं होने पर हर महीने टूटती है, ठीक है। तो हर महीने कौन सी झिल्ली टूटेगी, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस टूटेगी। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी गर्भवती हो जाती है अगर महिला, ठीक है, तो ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बनी रहती है। अब ये हर महीने टूट रही है तो इसको बनाने का काम कौन करेगा, इसको बनाने का काम करेगा स्ट्रेटम बैसिलस। तो ये कैसा होता है स्ट्रेटम बैसिलस, ये सबसे पहली चीज तो ये स्थायी होता है, ये कभी नहीं टूटता है, ये कैसा होता है, स्थायी होता है। और दूसरी चीज ये क्या करता है, रीजनरेट करता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को। तो ये हर महीने वापस स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का निर्माण करती है, ठीक है। तो स्ट्रेटम एंडोमेट्रियम की भी दो परतें होती है। सबसे पहली परत कौन सी होगी, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, निषेचन नहीं होने पर हर महीने टूटती है, और स्ट्रेटम बैसिलस जो स्थायी होती है, कभी नहीं टूटती है और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंडोमेट्रियम यानी मेम्ब्रेन हो गई। अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूटेरस की। पार्ट्स ऑफ यूटेरस यानी गर्भाशय के भाग, और गर्भाशय के भाग जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेजाइना, वेजाइना के बाद में एक्सटर्नल जेनेटियल वल्वा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और फिर अपन पढ़ेंगे oogenesis की प्रक्रिया। इट्स दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।